जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो है जी कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैस उसका है 10 ग्राम और चार्ज है 20 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। वो कह रहा है कि आपके पास दो एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसे आप कह लें M1 और इसे आप कह लें M2, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, इसका जो मैस है वो 10 ग्राम है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। M1 के ऊपर भी और M2 के ऊपर भी इसी तरह। मैस 10 ग्राम और चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी फाइंड करनी है, यानी Fg भी आप फाइंड करें, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि दो आपके पास मैसेज हैं, एक जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मैस भी सेम है, उनके ऊपर चार्ज भी सेम है, उनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज की वजह से होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस की वजह से होगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो गिवन हमारे पास है M1 और M2, मैस कितना 10 ग्राम। अब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। अब जो चार्ज है वो है 20 माइक्रोकूलम, Q1 इक्वल है Q2 के और वो इक्वल है 20 माइक्रोकूलम की, और माइक्रो होता है 10 की पावर -6, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 आ गया। अब उनके दरम्यान में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप 100 से डिवाइड करें, तो ये मीटर बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया 0.1 मीटर। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और K की वैल्यू भी आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पर कूलम स्क्वायर होगा, तो ये आपने याद रखनी है, K की भी और G की वैल्यू भी। तो इधर ये जो पर कॉलम लिखा हुआ है ये कूलम स्क्वायर होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। 1/4πε0 हमारे पास के इक्वल है और उसकी वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 20 इंटू 10 की पावर -6, Q1 भी और Q2 भी, और आर है 0.1 और उसका स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगी 360 न्यूटन। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला है G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो G की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, M1 हमारे पास है 0.01 किलोग्राम, M2 पे 0.01 किलोग्राम और R है 0.1। तो वहां से कैलकुलेट करके आपके पास आ गई 6.671 10 की पावर -13 न्यूटन। तो फिर उसके आपने रेशियो लेनी है, यानी F E ओवर एफ जी। तो जो वैल्यू निकली एफ ई की 360 और एफ जी की हमारे पास है 6.67 10 की पावर -13। तो ये आपने डिवाइड करके तो आंसर आपके पास आ गया 5.4 10 की पावर 14। तो ये आपने फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आपने चार्जेस की वैल्यू पुट करके फाइंड करनी है और ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। Calculate vectorically the net electrostatic force on Q as shown in figure।
वेक्टोरिकल का मतलब है वेक्टर के लिहाज से, यानी आप मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और उसके डायरेक्शन भी। तो डायग्राम आपको दी गई है। इस तरह के न्यूमेरिकल ज्यादातर पेपर में नहीं आते, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन करना तो है। ठीक है, तो जिसने करना हो अच्छी तरह कर ले, नहीं करना तो उसकी मर्जी है, वो छोड़ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यानी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है। तो उसमें आ गया Q1 हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम, Q2 है -1 माइक्रोकूलम। क्यू भाई जी जी। भाई न्यूमेरिकल पेपर में आती नहीं है। नहीं, मैंने कहा इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ना, डायग्राम वाले, जी ये जी सर। ये पेपर में के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी मतलब एक आध दफा वो डायग्राम वाला आ भी जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा इस इम्पोर्टेंट, ये वाला न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जिसने करना हो ओ, कर ले, कोई छोड़ भी सकता है। ठीक है, ठीक। तो Q1 हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम और Q2 हमारे पास है -1 माइक्रोकूलम और Q हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम। यानी इस तरह है, इधर आपके पास Q है, इधर हमारे पास Q1 है, इधर हमारे पास Q2 है। तो हमने Q के ऊपर फोर्स चेक करनी है कि Q के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। Q1 हमारे पास पॉजिटिव है और Q2 हमारे पास नेगेटिव है, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये अगर सेंटर में आप इंटरसेक्शन ड्रा करें, तो ये वाला फासला हमारे पास 0.6 मीटर है, ये भी 0.6 मीटर है, ये आपको नजर आ रहा है। सर जी जी। सर Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो फिर Q को तो सिर्फ Q2 की तरफ ही अट्रैक्ट होना चाहिए ना। अभी हम देखते हैं, आप फाइंड करेंगे ना, होगा ऐसे ही। अच्छा, फोर्स तो दोनों लगाएंगे ना, हमने फोर्स फाइंड करनी है ये। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में है ये भी हम देखेंगे। अब जो है Q1, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, इस तरह Q2 इसे अट्रैक्ट करेगा, Q1 इसे रिपेल करेगा। तो हम फाइनल देखेंगे कि फोर्स कितनी लग रही है, किस तरह लग रही है। तो चार्ज Q हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 × 10⁻⁻⁶। Q1 है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 × 10⁻⁻⁶, और Q2 है -1 × 10⁻⁻⁶। अब जो हमारे पास इनके दरमियान डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। Q1 और Q का भी 1 मीटर है, Q2 और Q का भी 1 मीटर है। तो R1 भी 1 मीटर के इक्वल है, R2 भी 1 मीटर के इक्वल है। तो सबसे पहले हम दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग फोर्स फाइंड करेंगे। यानी Q1 और Q के दरमियान क्या फोर्स है, उसे हम F1 कहते हैं, और Q2 और Q के दरमियान क्या फोर्स है, वो हमारे पास F2 होगी। ये दोनों हम अलग अलग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे F1। तो F1 है Q1 की वजह से जो Q के ऊपर फोर्स लग रही है, तो 1/4πε0 Q1 Q/R²। अब K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू लिखी, Q की वैल्यू लिखी और R की वैल्यू लिखी, तो हमारे पास F1 आ गए 0.3036 न्यूटन कैलकुलेशन के बाद। फिर हमने F2 फाइंड की कि चार्ज Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है, 1/4πε0 Q2 Q/R²। तो अब हमारे पास ये एक माइनस में होगा, तो हम उसे फाइंड कर लेंगे। तो F2 आ गया 0.036 न्यूटन। अब इसके साथ अगर हम वेक्टोरिकली देखेंगे तो माइनस का साइन आएगा। फिलहाल हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी Q1 भी 0.036 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और Q2 भी 0.036 न्यूटन लगा रहा है। उसके बाद हमने जो डायग्राम है वहां से थीटा फाइंड करना है। अब ये हमारे पास एंगल है थीटा। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल हमारे पास थीटा है।
तो इसके लिहाज से ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 0.8 और बेस हमारे पास है 0.6, तो वहां से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा tan थीटा हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ गया हमारे पास थीटा 53 डिग्री। अब हमने थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, F1 की भी और F2 की। अब हमारा जो काम रह गया वेक्टोरिकली, वेक्टर के लिहाज से। तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हम फोर्स को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते थे। फोर्स के दो कंपोनेंट बनाते थे, Fx और Fy। Fx को फाइंड करने के लिए हम लिखते थे Fx इक्वल F cos ऑफ थीटा, और Fy हम फाइंड करते थे F sin ऑफ थीटा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फोर्सेज होती थी तो हम क्या करते थे, F1x F2x फाइंड कर लिया, फिर F1y और F2y हम फाइंड करते थे। तो टोटल Fx निकालने के लिए दोनों x कंपोनेंट को हम जमा किया, और टोटल y कंपोनेंट निकालने के लिए दोनों y कंपोनेंट को जमा करते थे। तो इसी तरह हमने इधर भी करना है कि दोनों के x कंपोनेंट भी फाइंड करने हैं और दोनों के y कंपोनेंट भी फाइंड करने हैं। तो जो हमारे पास टोटल x कंपोनेंट आएगा ना, Fx इक्वल आ जाएगा F1 cos ऑफ थीटा प्लस F2 cos ऑफ थीटा, यानी F1x और F2x हमने फाइंड करने हैं। तो Fx इक्वल आ गया F1x प्लस F2x, F1 cos ऑफ थीटा और F2 cos ऑफ थीटा। अब मैग्नीट्यूड सेम है तो 2f cos ऑफ थीटा आ जाएगा। 2f हमारे पास है 0.036 और थीटा है 53 डिग्री। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास x कंपोनेंट आ गया 0.0432 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स के x कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने फाइंड करना y कंपोनेंट। तो पिछली डायग्राम जो हमारे पास थी, ये हमारे पास Q1 था, ये हमारे पास Q2 था और ये हमारे पास Q था। ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो इस पे रिपल्शन की फोर्स होगी, इस पे अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो अब जो F1 होगा उसका जो y कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ होगा, और जो F2 है उसका जो y कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ होगा। तो Fy हमारे पास आ जाएगा F1y और प्लस F2y, लेकिन क्योंकि 2 की डायरेक्शन नीचे को है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। करना हमने दोनों कंपोनेंट को प्लस ही है, लेकिन क्योंकि एक की डायरेक्शन ऊपर को होगी, दूसरे की डायरेक्शन नीचे को होगी, तो एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो F1 माइनस F2y आ जाएगा, F1y माइनस F2y, F1 साइन ऑफ थीटा माइनस F2 साइन ऑफ थीटा। अब F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, F साइन थीटा माइनस F साइन थीटा कैंसिल होके y कंपोनेंट क्या आ गया, 0। अब हमने x और y कंपोनेंट फाइंड कर लिए हैं। तो जब हमारे पास x और y कंपोनेंट आ जाएं तो हम फाइनल वेक्टर फाइंड कर सकते हैं कि f इक्वल होता है fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो यही हमारे पास आ गया fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर अंडर रूट। fx है 0.0432 न्यूटन और fy 0 है, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। हमने f की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। और डायरेक्शन आप हमेशा फाइंड करते हैं, थीटा इक्वल है tan इनवर्स Fy ओवर Fx। सर जी, जी जी, सर ये पीछे से समझ नहीं आए थोड़ी सी। कहाँ से? सही, पीछे से जहाँ आपने वैल्यू पुट किया है ना। हाँ जी, इसमें बताएं।
कौन सी, इस स्टेप से? जी सर। चले मैं ना ये न्यूमेरिकल एक दफ़ा रिपीट करता हूँ सारा, ये सिर्फ एक बार इसको फाइनल करके ना थीटा फाइंड कर लें। जी जी। अच्छा, थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई हमारे पास 0 है और एफ एक्स हमारे पास 0.0432 है, तो वहां से थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। देखिए एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0432 और थीटा आ गया 0 डिग्री। इसका मतलब जो हमारी फोर्स है वो एक्स के अलोंग होगी, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है और एफ की वैल्यू हमारे पास 0.0432 न्यूटन है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को दोबारा देखें एक बार। हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसमें Q1 पॉजिटिव है 1 माइक्रोकूलम, Q2 नेगेटिव है और Q भी पॉजिटिव है। तो हम चाह रहे हैं कि दोनों की रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी Q के ऊपर, वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि F1 और F2 हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड दोनों का कि Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है, Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है। उसके बाद हमने कंबाइन करनी है। तो जब आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप दोनों वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, f1x और f2x, और फिर दोनों वेक्टर के आप y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। यानी जितने भी वेक्टर आपके पास है तमाम के x और y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। उसके बाद अगला जो आपका स्टेप होता था कि आप रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड करते हैं दोनों x कंपोनेंट को ऐड करके, और दोनों का हमने y कंपोनेंट फाइंड करना है दोनों का y कंपोनेंट ऐड करके। ठीक है, और फिर हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और थीटा हम फाइंड करते थे। ये स्टेप हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम F1 F2 फाइंड करेंगे, फिर उनके हम x कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फिर उनके y कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट का y, और एंड पे हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो F1 आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q ओवर R1 स्क्वायर। तो F1 भी हमारे पास आ गया 0.036 न्यूटन और F2 आ गया 0.036 न्यूटन। अब हमने F1 और F2 फाइंड कर लिए, और जो डायग्राम में थीटा गिवन था हमारे पास वो भी हमने फाइंड कर लिया। ये हमारे पास थीटा था, थीटा आ गया हमारे पास tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वहां से हमने थीटा फाइंड कर लिया 53 डिग्री। अब हमारे पास F1 का मैग्नीट्यूड भी है, F2 का मैग्नीट्यूड भी है और थीटा भी है। तो अब हम फोर्सेस को उनके x और y कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे F1x जो कि इक्वल होगा F1 cos ऑफ थीटा, F2x ये होगा F2 cos ऑफ थीटा, और Fx हमारे पास आ जाएगा F1x प्लस F2x। ये हमने फाइंड करना है, यानी हमने रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड करना है, वो इक्वल होगा F1x प्लस F2x। F1x होगा F1 cos ऑफ थीटा, F2x होगा F2 cos ऑफ थीटा। तो Fx हो गया हमारे पास F1x प्लस F2x। तो ये हमारे पास है Fx इक्वल है F1x प्लस F2x। F1x आ गया F1 cos ऑफ थीटा, F2x आ गया हमारे पास F2 cos ऑफ थीटा। अब हमारे पास जो F1 और F2 हैं वो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये ऊपर देखे F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये F के इक्वल है।
तो वो आ गया हमारे पास एफ cos ऑफ थीटा प्लस एफ cos ऑफ थीटा, ये हो गया 2f cos ऑफ थीटा। 2f की वैल्यू थीटा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एफ एक्स आ गया 0.0432 न्यूटन। ये बात समझ आ गई अब? उसके बाद हमने फाइंड करने हैं वाई कंपोनेंट्स। सर जी जी, सर आपने F1 और F2 को इक्वल कैसे लिखा है? क्योंकि अभी जो हमने ये देखें F1 का मैग्नीट्यूड क्या है 0.036 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड क्या है 0.036 न्यूटन। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने लिखा कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, यस सर। अब हमने फाइंड करना है उनका वाई कंपोनेंट। तो एफ वाई इक्वल आ जाएगा F1y प्लस F2y, और ये होता है साइन थीटा के साथ। अब जो हमारे पास डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो 1 का जो वाई कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, 2 का जो वाई कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो उसके लिए सर ये हम जो नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, जी ये जी एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे? ये करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने क्यू के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है, इनकी आपस की हमने नहीं करनी थी। ठीक है, ये करेंगे ये भी एक दूसरे को, लेकिन हमें हमारा क्वेश्चन ये था कि क्यू की फाइंड करें इनकी नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ उनकी कर रहे हैं। तो F1 y ऊपर को तो नीचे को है तो माइनस F2y, F1 साइन थीटा माइनस F2 साइन थीटा। अब F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो F साइन थीटा माइनस F साइन थीटा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। अब आपने Fx भी फाइंड कर लिया और Fy भी, तो F हम फाइंड करेंगे Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडर रूट। तो Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडर रूट, तो Fx हमारे पास 0.0432 है, Fy 0 है, तो वहां से हमारे पास F की वैल्यू आएगी 0.0432। अब मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया, अब डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स Fy ओवर Fx, तो वहां से हमारे पास Fy ओवर Fx आ गया। तो Fy हमारे पास 0 है, Fx है 0.0432 न्यूटन, तो थीटा आ गया 0 डिग्री। देखिए अब F का मैग्नीट्यूड है 0.0432 न्यूटन और थीटा है 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब है हमारी जो फोर्स है वो x के लॉन्ग लगेगी। अब इस चार्ज पे जो हमारे पास फोर्स लग रही होगी, अब वो x के लॉन्ग लगेगी। ठीक है, अब ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये इसे रिपेल कर रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बड़ा क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। यस बेटा उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, पॉइंट चार्ज Q जो कि -8.0 10 की पावर -8 कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। Calculate electric field at a point 2 meter from the origin on the z-axis। ये अगर आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे आपका चार्ज मौजूद है। तो आपने z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 मीटर है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका फार्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और हमने यूनिट वेक्टर लगाया K हैट।
के हेड यूनिट वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि उसने हमें कहा है कि हमने जी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जी एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास के हेड होता है, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, के हेड। तो अब हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q है -8 10 की पावर -8, वो वैल्यू पुट की, और R की वैल्यू है हमारे पास 2 मीटर, वो हमने पुट कर दी। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया -1.8 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है, और K हेड जी एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। अब जो हमारे पास माइनस साइन है, अब ये शो करेगा कि ये हमारे पास पॉजिटिव जी एक्सिस के अलोंग नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग है। तो पॉजिटिव जी एक्सिस आपके पास इस तरफ है और माइनस के है, तो वो नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि हमारे पास एक चार्ज क्यू ओरिजिन पे मौजूद है और हमने जी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर आवाज अटक रही है सर, इस जुमले की समझ नहीं आई। बेटा बाकियों को आवाज आ रही है, बाकियों को भी ऐसी अटक के आ रही है? ऐसे ही आ रही है सर। हमें भी ऐसी आ रही है। जी बेटा आप बताएं, आप आवाज ठीक है? यस सर, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, क्वेश्चन हमारे पास था कि हमारे पास ओरिजिन पे एक चार्ज क्यू है और जी एक्सिस के अलोंग 2 मीटर के फासले पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और के हेड हमने यूनिट वेक्टर लगाया है जी एक्सिस के अलोंग, क्योंकि जी एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो के हेड होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो के इक्वल होता है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है। क्यू की वैल्यू हमने लिखी -8 10 की पावर -8, और आर की वैल्यू 2 और उसका स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया -1.8 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम, और के हेड हमारे पास है यूनिट वेक्टर। अब ये नेगेटिव है, तो ये शो करेगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव जी एक्सिस के अलोंग नहीं है, बल्कि वो नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग है। तो ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R 4i + 3j। ये आपको वेक्टर दिया गया है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में 4i + 3j। caused by a point charge q, पॉइंट चार्ज की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, प्लेस एट ओरिजिन। तो हमने, यानी हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो पोजीशन वेक्टर है 4i + 3j, और जो हमारे पास Q है वो है 5 इंटू 10 की पावर -6, और कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और साथ R हेड यूनिट वेक्टर है। अब हमें दो चीजें चाहिए, एक यूनिट वेक्टर और दूसरा हमारे पास R की जो वैल्यू है। ये जो दो चीजें हम फाइंड करेंगे।
हमारे पास आर वेक्टर दिया गया है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे कि आर इक्वल होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये फार्मूला यूज करके हम इसकी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो हमें आर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले हम ये दोनों चीजें फाइंड करेंगे। तो आर का जो मैग्नीट्यूड है आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र, तो आर एक्स हमारे पास 4 था, आर वाई 3 था, तो 4 स्क्र प्लस 3 स्क्र। 4 का स्क्र 16, 3 का स्क्र 9, और ये 25 अंडर रूट इक्वल आ गया 5 मीटर के। और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो इक्वल होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस 3j, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, जो कि आपके पास फार्मूला है E इक्वल है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और साथ आ गया R यूनिट वेक्टर। तो जो हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 है। Q हमारे पास दिया गया था 5 × 10 की पावर -6, और R हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास साथ यूनिट वेक्टर है। तो 9 × 10 की पावर 9 वैसे ही, 5 10 की पावर -6, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 9 × 10 की पावर 3 आ गया, क्योंकि ये -6 और ये जो है हमारे पास 9, ये मिलके 10 की पावर 3 बन जाएगा, और 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 9 × 10 की पावर 3, ठीक है, और ओवर 25 है। कैसे? ये हमारे पास है 10 की पावर 9, और ये हमारे पास है 10 की पावर -6, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 10 की पावर 3 आ गया। 9 वैसे ही आ गया, 5 से 5 कैंसिल, और नीचे 25 आ गया 4i प्लस 3j, और 9 10 की पावर 3 का मतलब है 9000 ओवर 25, और ये हमारे पास है 4i प्लस 3j। यस सर, 4 ही कर रहे थे। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास है, इसमें हमारे पास r गिवन है वेक्टर फॉर्म में, और q गिवन है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और साथ हमारे पास है R हैट यूनिट वेक्टर। तो हमें R का मैग्नीट्यूड और R यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूला होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। तो आर एक्स हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, और आर वाई 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25, और 25 का अंडर रूट हमारे पास आ गया 5। और जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस 3j, और मैग्नीट्यूड है 5, तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये वैल्यूज हमने फार्मूले में पुट करनी है। तो जो फार्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, साथ आ गया R यूनिट वेक्टर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल है 9 × 10 की पावर 9 सर ये ई नॉट को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ओके सर। ठीक है, तो Q की वैल्यू 5 × 10 की पावर -6, और R है 5, और 5 का स्क्वायर हो गया। तो यूनिट वेक्टर है 4i प्लस 3j ओवर 5, ये हमने लिख दिया। तो निचले स्टेप में ये वैसे ही हमने लिखा है, ऊपर वाला Q की वैल्यू भी वैसे 5 का स्क्वायर हो गया 25।
अब 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 9 वैसे ही। अब ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6, 10 की पावर 9 10 की पावर -6 इक्वल आ गया 10 की पावर 9 -6 10 की पावर 3 के, तो वो हमने लिख दिया। और 4i + 3j, 9 × 10 की पावर 3, 9000 ओवर 25 किया तो ये बनता है 360, और मल्टीप्लाई हो रहा है 4i + 3j। जो 4i है ये x कंपोनेंट है, 3j y कंपोनेंट है, तो दोनों अलग-अलग मल्टीप्लाई होंगे। 360 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1440 i, और जब 360 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1080, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1440 i प्लस 1080 j न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये बड़ा समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। तो अगला जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा लेंथी है और अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम छठा न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। सर आज कंप्यूटर की क्लास नहीं होनी हमारी, आपका लेक्चर फ्री है? नहीं, मेरा ये अगली क्लास है ना। जी सर। ठीक है, तो 5 न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, ये इतना टाइम नहीं है, तो हम 6 कर लेते हैं अभी। 6 बड़ा इजी है। कह रहा है कि find the electric field strength required to hold suspended a particle of mass m 1 × 10 की पावर -6 किलोग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम। यानी m की वैल्यू गिवन है 1 10 की पावर -6 किलोग्राम, और चार्ज है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम बिटवीन 2 प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी 2 प्लेट्स के दरमियान में और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है और d गिवन है। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कब, जब पार्टिकल सस्पेंड हो जाए। और हमने जब मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड पढ़ा था तो हमने देखा था कि पार्टिकल उस पॉइंट पे सस्पेंड होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स की वैल्यू वो इक्वल हो जाए। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो उस पॉइंट पे पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। तो पार्टिकल विल बी सस्पेंडेड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट के। तो F इक्वल एफ जी के, F इक्वल है क्यू ई और एफ जी इक्वल है एम जी के। तो E हमारे पास आ गया mg/q। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है, चार्ज गिवन है, और 2 प्लेट के दरमियान फासला 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें जब पार्टिकल सस्पेंड हो जाए, और पार्टिकल सस्पेंड तब होता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स वेट के इक्वल हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के, Q इक्वल mg के, E आ गया mg/q। तो हमने mg और q की वैल्यू पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो Q की वैल्यू हमारे पास है 1 × 10 की पावर -6 क्योंकि 1 माइक्रोकूलम था, G 9.8 और मैथ है 1 × 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9.8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई 9.8 न्यूटन पर कूलम, या जिसे आपने वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। ये बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? सर इसमें उसने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स फिर क्यों दिया, वो तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। यूज नहीं है, वो वैसे ही उसने बता दिया ना कि प्लेट के दरमियान ये डिस्टेंस है, लेकिन वो यूज नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चीज भी हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में जो चीज गिवन है वो यूज लाजमी हो। ठीक है, सर अगर उसकी वैल्यू कोई और भी होती तो भी कोई फर्क ना पड़ता। नहीं उससे क्या फर्क, देखे ना हमारा जो फार्मूला है वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखें वो डिस्टेंस पे हमें जरूरत तब पड़ती थी जब वो अगर कह देता कि 2 प्लेट के दरमियान डिस्टेंस ये है, तो पार्टिकल किस पॉइंट पे जाके सस्पेंड हो गया। तो अगर हमने उसका फासला फाइंड करना होता तो फिर तो हमें डी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है,
तो अब हमें डी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी है, डिस्टेंस नहीं बताया। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। In Millikan's experiment, oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plates. तो दो प्लेट्स के दरमियान में हमने ड्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाया है 5 मिलीमीटर अपार्ट। उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है, 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। उसके बाद प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। प्लेट्स के दरमियान में जो वोल्टेज है वो 780 है। सो दैट ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल हो गई हैं उस पॉइंट पे, दोनों की फोर्स इक्वल है, वो सस्पेंड हो गया। प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.5 millimeter in 11.2 seconds. तो जो ड्रॉपलेट है वो 1.5 मिलीमीटर फासला तय करता है। 1.5 10 की पावर -3 मीटर हो गया। टाइम कितना ले रहा है? 11.2 सेकेंड। गिवन दैट डेंसिटी ऑफ द ऑयल यूज्ड इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑयल की जो डेंसिटी है वो 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर इज 1.80 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है 1.8 10 की पावर -5। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी गिवन है। तो हमें कहा जा रहा है जी फाइंड क्या करना है, मास और चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। गिवन हमारे पास है डी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, वोल्टेज, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्रॉपलेट एस, टाइम और डेंसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमें कहा जा रहा है जी मास और चार्ज फाइंड करें। तो मास हम जानते हैं कि जो डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वहां से मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। m इक्वल है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए डेंसिटी हमें गिवन है 4/3 पाई कांस्टेंट है और r जो रेडियस है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करके इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमने रेडियस का फार्मूला पढ़ा था वो आप जानते हैं 9 ईटा वीटी ओवर 2 रो जी। ठीक है, ये अंडर रूट ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो इस फार्मूले से हमने रेडियस फाइंड करना है। देखिए 9 कांस्टेंट है, ईटा की वैल्यू दी गई है, जी का हमें पता है और डेंसिटी भी दी गई है। तो अब बात रहेगी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की, वीटी की। तो जब हमने मिलिकान ऑयल ड्रॉपलेट मेथड पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हम फाइंड करते थे डिस्टेंस ओवर टाइम से, एस ओवर टी। तो एस हमें गिवन था 1.5 मिलीमीटर और टाइम था 11.2 सेकंड। तो वहां से हमारे पास आ गया टर्मिनल वेलोसिटी 0.134 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 9 ईटा है 1.8 10 की पावर -3 और वीटी है 0.134 10 की पावर -3, 2 और रो गिवन है 900 और जी की वैल्यू है 9.8। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1.11 10 की पावर -6 मीटर। अब आर की वैल्यू आ गई तो आर की वैल्यू हम मैथ्स के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मैथ्स आ जाएगा। तो 4/3 पाई और ये रो और आर की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास मैथ्स की वैल्यू आ गई 5.14 10 की पावर -15 किलोग्राम। उसके बाद हमने फाइंड करना है चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के जब पार्टिकल सस्पेंड है।
तो क्यू ई इक्वल है एम जी के, तो ई हमारे पास होता है वी डी के। एम जी आ गया, तो क्यू यहाँ से आ जाएगा एम जी डी ओवर वी। तो एम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जी की वैल्यू 9.8 है, डी की वैल्यू गिवन थी कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, और वी भी गिवन था। ये वैल्यूज पुट करके आप क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करके आप क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि 3.22 10 की पावर -19 कूलम। जी बेटा, इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है? सर ऊपर से नहीं आई कहाँ से? सर, इस पेज के स्टार्ट से। इस पेज के स्टार्ट से। एक मिनट। इस पेज पे अगर आप देखें तो हमारे पास गिवन है डी वी एस टी डेंसिटी ईटा, और हमने फाइंड करना है मैस और क्यू। तो मैस का फार्मूला 4/3 रो इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास मैस का फार्मूला है। तो मैस फाइंड करने के लिए हमें चाहिए डेंसिटी की वैल्यू जो कि गिवन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, और आर जो रेडियस है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करके हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो मैस की वैल्यू आ जाएगी। स्कूल साहब को बोले हैं, ऐसा बोले तो। एक मिनट। अच्छा, आर का जो फार्मूला आपने पढ़ा था 9 ईटा वीटी ओवर 2 रो जी, यानी आर इक्वल था 9 ईटा वीटी ओवर 2 रो जी अंडर रूट। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। देखें, ईटा हमें दिया गया है, रो भी दी गई है, जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 होती है, तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैस फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए था कि रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हमें रेडियस चाहिए था, लेकिन रेडियस फाइंड करने के लिए हमें टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है एस ओवर टी से। ठीक है, तो इस पेज पे आप देखें, आपको एस भी गिवन है और टी भी गिवन है। तो एस और टी को हम यूज करके वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वी टी आ गया एस बाई टी, तो वी की वैल्यू आ गई। अब वी की ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। देखिए, आर हमारे पास है 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी अंडर रूट। तो इस फार्मूले में 9 ईटा की वैल्यू जो दी गई है 1.8 10 की पावर -3, और वीटी हमने फाइंड की 0.134 10 की पावर -3, और रो की वैल्यू दी गई है 900 और जी है 9.8। तो ये कैलकुलेशन करके आपके पास रेडियस आ गया 1.11 10 की पावर -6 मीटर। जी बेटा, यहां तक समझ आ गई रेडियस तक? यस सर। ठीक है, अब रेडियस आ गया, तो मैस का फार्मूला हमारे पास है डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी है 900, 4/3 पाई 3.14, और आर की वैल्यू हमने फाइंड की 1.11 10 की पावर -6 और उसका क्यूब। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास मैस की वैल्यू आ गई 5.14 10 की पावर -15 किलोग्राम। उसके बाद हमने फाइंड करना है चार्ज। तो हमने पढ़ा था चार्ज फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाती हैं। हम पोटेंशियल देते हैं तो एफ इक्वल होता है क्यू ई के। आवाज सारी आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो,
आ रही है सारी, करप्ट हो रही है, कट। बहुत अटक रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। दरवाजा खोल दिए, सिग्नल बोला वीक नहीं, दरवाजा खोल दिए, सिग्नल वीक। सारा टाइम थोड़ी अटक और रही तेरी तो आई ही नहीं भाई बिल्कुल। नहीं चल रही। तो अभी हमने मैथ फाइंड करना है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो क्यू ई इक्वल है एम जी के, और इक्वल होता है वी बाई डी के। तो क्यू वी बाई डी इक्वल आ गया एम जी के। तो यहां से क्यू हमारे पास आ जाएगा एम जी डी बाई वी। तो मैथ की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये पुट करेंगे। जी की वैल्यू 9.8 और डी की वैल्यू हमें गिवन थी 5 इंटू 10 की पावर -3 और वी था 780 वोल्ट, वो पुट की तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। जी बेटा क्लियर अब? यस सर। ठीक है, हमारा अगला न्यूमेरिकल है अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 500 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड 5000 न्यूटन पर कूलम और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज भी आपको पता होना चाहिए और उसका मास भी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और मास है 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो ये चार्ज और मास है प्रोटॉन के, जो कि आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और उसकी वेलोसिटी। ये चीजें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिस्टेंस और चार्ज और मैथ हमें याद होना चाहिए। फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी इक्वल होता है माइनस ई डी के, ये आप जानते हैं। तो ई भी गिवन है और डी भी गिवन है, तो वहां से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा वी, जो कि है -500 वोल्ट। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जो कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ है तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। उसके बाद हमारे पास है वर्क डन, W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 10 की पावर -9 और डेल्टा वी है 500 वोल्ट। तो वो हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जॉल में आंसर आ जाएगा आपके पास, यानी आपने मल्टीप्लाई करना है 500 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये तकरीबन बनेगा 8.0 10 की पावर -17। तो -17 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास जॉल में। तो इसको फिर हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो 1 जॉल इक्वल है
1/1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो बेसिकली ये जो आपका आंसर आएगा ना, इसको आपने डिवाइड कर देना 1.6 10 की पावर -19 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो आंसर है आपके पास 1.6 10 की पावर -19 इंटू 500 जूल, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आपके पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जी बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई है? उसके बाद तीसरा हमारे पास पॉइंट था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब्बास, सर जी जी, बुलाया आपने? ये किसी ने मेरे अरब बोला था शायद। अच्छा जी, वो आपने पानी ला दो सर। अच्छा अच्छा, वो नहीं, वो मैं शकूर साहब के साथ था, वो एक अब्बास कॉलेज में भी है ना, ठीक है, उसे मैं कह। अच्छा सर। अच्छा, तो अगला हमारा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है। सिंस प्रोटॉन मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है, देयरफॉर इट लूजेस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता तो ये गेन करता, अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा तो ये लूज कर रहा, विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ चार्ज, हैंस चेंज इन पोटेंशियल में जाएगा माइनस वर्क डन के, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो डेल्टा जो आ जाएगा माइनस क्यू डेल्टा वी, माइनस वर्क डन के, तो -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू डेल्टा वी, चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव होता है 1.6 10 की पावर -19, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है 500 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा और काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा, ठीक है। तो फार्मूला देखे तीनों का एक ही है, क्यू डेल्टा वी, वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी के लिए साथ माइनस आ गया क्योंकि ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो क्यू डेल्टा वी आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करनी थी वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 mv² के, तो यहां से v² हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो v हमारे पास आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर मास अंडर रूट, तो 2 काइनेटिक एनर्जी फाइंड की हमने 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे जॉल में करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 10 की पावर -19 जूल के, ठीक है। तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 की पावर -19, और इसका मैस है 1.67 10 की पावर -27, तो ये आप कैलकुलेट करके आपके पास इसकी स्पीड आ जाएगी 3.09 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक दफा दोबारा देखें न्यूमेरिकल को, गिवन हमारे पास था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सॉरी हमें गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड
और डिस्टेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस गिवन है, चार्ज और मास हमें याद होना चाहिए प्रोटॉन का। तो चेंज इन पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है माइनस ई टी के, ये आप फाइंड कर लेंगे। वर्क डन इक्वल है क्यू डेल्टा वी के, वो आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू डेल्टा वी के, क्योंकि प्रोटॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी, ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर, तो v आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m अंडर रूट। तो वैल्यू पुट करके हम स्पीड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर, काफी है इतना। जी काफी है इतना आज के लिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारे पास है यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी, यानी जहां पे हमने पोटेंशियल जीरो कंसीडर करना है वो पॉइंट इंफिनिटी पे है। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4.0 10 की पावर -8 कूलम। तो हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया गया है। अल्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे, और हमें रेडियस दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। तो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। गिवन हमारे पास है चार्ज का मैग्नीट्यूड 4.0 10 की पावर -8 कूलम और डिस्टेंस 1.2 मीटर, और कूलम कांस्टेंट हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। पहले केस में चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे केस में चार्ज नेगेटिव है। तो फार्मूला सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आना है कि जब हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम पोटेंशियल का फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, क्यू की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू भी दी गई है। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास आ गया 3 × 10 की पावर 2 वोल्ट। इस तरह जब हमारे पास चार्ज नेगेटिव है तो क्यू की जगह हमने -4 × 10 की पावर -8 कूलम पुट करना है। तो क्यू सर यहाँ आर स्क्वायर नहीं आना था। नहीं बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आर स्क्वायर था और फोर्स में आर स्क्वायर था, पोटेंशियल में आर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप एक बार दोबारा देख लेना बेशक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और फोर्स में आर स्क्वायर होता है और पोटेंशियल में आर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, -4 × 10 की पावर -8। तो इसमें हमारे पास जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव आ जाएगा, -3 × 10 की पावर 2 वोल्ट। ये बेटा समझ आ गई इसकी? यस सर, आ गई। बेटा उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 10 की पावर -11 मीटर। यानी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस गिवन है 5.29 10 की पावर -11 मीटर, और उसकी स्पीड गिवन है विद द स्पीड ऑफ 2.18 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपको याद होना चाहिए 1.60 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। बेटा ये भी आपने याद रखना है।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज और प्रोटॉन का मास, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी। गिवन हमारे पास है डिस्टेंस r, स्पीड v, चार्ज और मास, और हमने फाइंड करना है पोटेंशियल, एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो सिंपल वैल्यू पुट करके आपने फाइंड कर लेना, 27.22 वोल्ट आ गया। उसके बाद हमें कहा गया था टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², v इसमें स्पीड है, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है QV के, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हमने साथ क्या लिख दिया, माइनस। ठीक है, तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो माइनस QV आ गया। 1/2 mv² माइनस EV, तो 1/2 m की वैल्यू 9.1 10 की पावर -31, v की वैल्यू 2.18 10 की पावर 6 दी गई थी, और चार्ज की वैल्यू, और अच्छा इसमें जो स्मॉल v है ना, ये हमारे पास स्पीड है, और जो कैपिटल V है ये हमारे पास पोटेंशियल है। तो ये आपने ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड है 1/2 mv², v स्पीड है, और पोटेंशियल एनर्जी में जो QV है इसमें v पोटेंशियल है। तो वैल्यू पुट करके आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ी होगी कि किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। या ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, amount of energy required to lift an electron in an atom from its ground state to the state at infinity is called ionization energy। यानी जहां पे वो है ग्राउंड स्टेट उसकी, वहां से आपने निकाल के उसे इन्फिनिटी पे लेके जाने का मतलब है आपने उसे एटम से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जब एटम से बाहर निकाल दिया, जो एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इक्वल होगी E इन्फिनिटी माइनस E ग्राउंड। E इन्फिनिटी का मतलब है जब आप इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले गए उस टाइम क्या एनर्जी है, और E ग्राउंड है जो उसके पास ऑलरेडी एनर्जी थी। जब आप उसे इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, एटम से बाहर निकाल दिया, उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, और ग्राउंड एनर्जी आपने फाइंड किया -13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 E इन्फिनिटी है माइनस फार्मूले का, और -13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारे पास टोटल एनर्जी थी। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी बेटा, इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है? कुछ कुछ समझ आ गई है। कुछ कुछ आ गई है, किस बात की समझ नहीं आई? अरे आयनाइजेशन वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आयोनाइजेशन वाला टॉपिक आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। आयोनाइज का मतलब पता है ना, आयोनाइज करना, आप एटम को आयोनाइज करते थे, आयन जिसे बनाते हैं। पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल देते हैं। ठीक है, यस वो कंसेप्ट यूज करके हमने सिर्फ इसकी एनर्जी फाइंड की है कि सर। इलेक्ट्रॉन ये क्यू को आपने ई के इक्वल कैसे लिखा है? अच्छा, क्यू हमारे पास होता है ना चार्ज, ऐसे ही है, यस सर। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम ई से लिखते होते हैं 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, हर चार्ज के ऊपर, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होगा। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कांस्टेंट है। ये जब मिलीकान ऑयल ड्रॉपलेट मेथड हमने पढ़ा था, तो मिलीकान ने ये हमें रिजल्ट दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्री Yes. पार्टिकल और सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। एटम में फर्क होता है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी में कम है।
तो उस हिसाब से एटम डिफरेंट होते हैं, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम होगा। बात समझ आ गई है? यस सर। बेटा किसी और का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात इसमें समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। क्यों मुजम्मिल और अली असगर? बेटा आवाज आ रही है मुजम्मिल? बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 12। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। जैसे स्टेटमेंट है आपके पास कि कैमरे में एक कैपेसिटर यूज हो रहा है। इन वन सच यूनिट the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor, हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है, कितनी है? 750 माइक्रोफैरड। उसके बाद इध 330 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 330 वोल्ट। गिवन हमारे पास है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस हमारे पास है 750 माइक्रोफैरड, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, तो 750 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, और पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल 330 वोल्ट की। तो हमने एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन हमारे पास है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, और हमसे कहा जा रहा है ये एनर्जी फाइंड करें। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था E इक्वल 1/2 CV²। तो C भी गिवन है, V भी गिवन है, तो बड़ा आसान है। C की वैल्यू 750 10 की पावर -6 और V की वैल्यू 330, तो कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 40.8 जूल। ये बेटा बात क्लियर है? सर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दोबारा समझा देता हूँ। बेटा जो स्टेटमेंट है ना, देखें, द इलेक्ट्रॉन फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। ये इतनी लाइन तो आपके काम की नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है कि जो कैमरा है उसमें हम एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए, ठीक है। इस बार लाइन की समझ आती है नहीं आती, ये मतलब छोड़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कैमरा है, ठीक है, और कैमरे और फ्लैश भी हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करेगा। अब अगली बात है कि इन वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए 750 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 330 वोल्ट। यानी एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 750 माइक्रोफैरड, उसके प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 330 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि कैपेसिटेंस 750 माइक्रोफैरड है और पोटेंशियल डिफरेंस 330 है। डिटरमाइन द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। हमने एनर्जी फाइंड करनी है जो कि फ्लैश यूज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर सकें। स्टेटमेंट की समझ आ गई है? यस सर आ गई। ठीक है, तो यही आपके के आखिरी 2 लाइन काम किए कि कैपेसिटेंस कितनी है और पोटेंशियल डिफरेंस कितने है, और फार्मूला यूज करके आप 1/2 CV² से आपने फाइंड कर लेना। हाँ वो कराता है, दूसरा आ गया अगला आखिरी। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 13 हमारे पास है, अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 2.5 10 की पावर -8 फैरड, ठीक है। हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है। In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other plate. 2 प्लेट्स हैं,
चार्जिंग प्रोसेस में एक से इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे पे हम लेके जा रहे हैं। When the potential difference between the plate is 450 volt और potential difference हमारे पास है 450 volt. How many electrons have been transferred? तीन चीजें आपने देखनी है इसमें से। पहला है कैपेसिटेंस गिवन है 2.5 10 की पावर -8 फैराड और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 450 वोल्ट और हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं, उसकी कैपेसिटेंस 2.5 10 की पावर -8 फैराड है। चार्जिंग प्रोसेस में से एक प्लेट में से हम इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरी पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 450 वोल्ट है। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। कैपेसिटेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम है। ये आपने याद रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि Q इक्वल है Ne के। ये हमने तब पढ़ा था जब मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड हमने किया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 10 की पावर -19 और Q Ne के इक्वल हम लिखते थे। N कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, टोटल चार्ज Q है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, तो उसे N से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से N हमारे पास आ जाएगा Q बाय E के। ठीक है, Q इक्वल है हमारे पास Ne के और यहाँ से N हमारे पास आ जाएगा Q बाय E के और हम जानते हैं कि Q इक्वल होता है CV के। ये कैपेसिटर में हमने पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि C हमारे पास कांस्टेंट है जिसे हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहते हैं। तो N हमारे पास आ जाएगा CV/E। तो C भी हमें गिवन है, V भी गिवन है, E हम जानते हैं, तो वैल्यू पुट करके हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी। Q इक्वल टू Ne, N इक्वल है Q बाई E के, Q इक्वल है CV के। C आ गया 2.5 10 की पावर -8, V आ गया 450 और E है 1.6 10 की पावर -19। तो ये हमारे पास आएगा 7 × 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। हमें गिवन था कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने थे। तो Q इक्वल टू Ne, N इक्वल आ जाएगा Q बाई E के और Q इक्वल है CV के। तो N आ गया CV/E। तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास N की वैल्यू आ गई 7 × 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा बात समझ